Hello dear students, good evening to all of you. Today we will discuss as I have stated you earlier. आज जो हमारा डिस्कशन होगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, इसके पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कशन होगा। उसमें किसका डिस्कशन होगा? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इंग्लिश लिटरेचर में साहित्य की माने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट माने उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हेडिंग मैंने पहले ही दे दिया था। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने के पहले हम शब्द को देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं। LITERATURE। आपसे फिर कहा जा रहा है कि टू कीप अ नोटबुक एंड पेन विद यू व्हेन यू ओपन एंड स्टडी माय वीडियोज। जब आप इनको देखते हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक और कलम रखें, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें लिखी ही नहीं जा सकती हैं। क्योंकि जब आदमी समझाने के लिए खड़ा होता है तो यह नहीं पता होता है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन आई हैव टू डिलीवर हियर लेक्चर, किस मात्रा में किस हद तक चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वह किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? लिटरेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड स्पेशली द ओरिएंटेशन ऑफ डिस्कशन वुड बी सेंटर्ड ऑन। हमारा जो ओरिएंटेशन होगा वह जिस पे सेंटर्ड होगा वह क्या है? इंग्लिश लिटरेचर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वी विल डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नॉट द रेस्ट ब्रांचेज। हमको जो डिस्कशन करना है वह किस पे करना है? इंग्लिश लिटरेचर पे करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा वह किस पे होगा? वह इंग्लिश पे होगा। तो पहले संक्षेप में हम देख लेते हैं कि लिटरेचर शब्द जो है, तो आप पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि द टर्म लिटरेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यहाँ मैंने लिख भी दिया है यह किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे लिखा गया है यह लैटिन है। अब यह लैटिन है तो लैटिन में क्या कहा जाता था? लिटरेटूरा। इसे क्या कहा जाता है? लिटरेटूरा, विच मीन्स फॉर्म विद द लेटर्स या फॉर्म क्रिएटेड या रिटेन विद द लेटर्स। अब जो लिटरेटूरा था यह दोनों के लिए होता था। नॉलेज एक्वायर्ड विद द सपोर्ट ऑफ द बुक्स। अब कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं, ऐसा ज्ञान जो किताबों के थ्रू मिलता है, उसके लिए भी यह टर्म प्रयुक्त होता था। अब देखें, यह तो हमने डेरिवेशन ऑफ द वर्ड देखा। क्या देखा? लिटरेटूरा देखा। इसके आगे चलते हैं कि व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर बिगन टू बी कंपोज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, जो बात चल रही है वह किसकी चल रही है? जो बात चल रही है वह इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है। तो जब इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है तो इंग्लिश लिटरेचर तभी डेवलप हुआ होगा जब यहाँ पे क्या होगा? अंग्रेजी भाषा आई होगी। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज केम इन इंग्लैंड विद द एडवेंट ऑफ एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स। आपको पता हो गया कि अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड में कब से आती है? जब एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स आती हैं। व्हेन एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स केम इन इंग्लैंड, उनके साथ अंग्रेजी भाषा आती है। इसे क्या कहा जाता है? इस पे भी एक वीडियो क्लिप बना के आपको दी गई है। तो उस समय पे एंजलिस कहा जाता था। तो आते ही तो कोई भाषा डेवलप हो नहीं सकती, ऑल्दो इट वाज द मदर टंग ऑफ द ट्राइब्स हु इन्वेडेड इंग्लैंड आफ्टर 4th सेंचुरी AD। 4वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड को जिन्होंने पराजित किया, जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया, एंग्लो सैक्सन्स, उनकी यह भाषा थी। तो एंग्लो सैक्सन्स के बारे में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट देम है वह क्या है? द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है। द एंग्लो सैक्सन, यहाँ पे क्या लिखा गया है? क्रॉनिकल लिखा गया है। यद्यपि देखते हैं जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है इसको कंपाइल किया गया, इसको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड 871 से 899, 871 से 899 में इसको कंपाइल किया गया। यह एक हिस्टोरिकल बुक है। यह किस फॉर्म में लिखी गई है? यह एनाल्स के फॉर्म में लिखी गई है। और टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट रिमार्केबल प्रोज वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का प्रोज में प्रथम महत्वपूर्ण यह क्रिएशन है। स्पेसिमेन ऑफ ग्रेट इंग्लिश प्रोज यह है। यह कितने पार्ट में लिखी गई है? यह 9 पार्ट्स में लिखी गई है। इसको ध्यान रखिएगा।
जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है वह कहाँ से बिगिन होती है? इज बिगिन विद द अटैक द इन्वेजन ऑफ जूलियस सीजर। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में संक्षेप में सेल्टिक्स का ब्रीफिंग किया गया है, हिस्ट्री दिया गया है। उसके बाद सीजर से लेकर के किंग अल्फ्रेड तक का इतिहास इसमें वर्णित है। माने जो अब नोट कर लीजिए आप, जूलियस सीजर से लेकर के कहाँ तक का इतिहास इसमें है? किंग अल्फ्रेड, ALFRED, किंग अल्फ्रेड द क्या कहा जाता है? ग्रेट कहा जाता है। इनका जो पीरियड है 871 से 899। तो यह जो रचना है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, द फर्स्ट रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश प्रोज, क्या कहा जाता है? द फर्स्ट रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। किसको? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को। यह कितने भाग में है? 9 पार्ट्स में है। किस रूप में लिखी गई है? इन द फॉर्म ऑफ एनाल्स लिखी गई है। संक्षेप में इसको देखें इतिहास, तो अब देखते हैं। माने एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड बोथ पोएट्री एंड प्रोज डेवलप्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में दोनों ही प्रकार के साहित्य डेवलप होते हैं। कौन कौन से? वह हैं प्रोज हैं और कौन है? पोएट्री हैं। अब देखिए, तभी हमारा जो डिस्कशन था वो किस पे आधारित था? प्रोज में था। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अब दूसरा डिस्कशन क्या है? पोएट्री है। पोएट्री में देखते हैं जो रिमार्केबल क्रिएशंस हैं, जो रिमार्केबल क्रिएशन हैं वह यहाँ पे लिखे गए हैं। बियोल्फ, इसको ज़रूर आप पढ़ें, इसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि बियोल्फ को कहा जाता है कि फर्स्ट प्राइमरी, यह क्या है? प्राइमरी एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह जो है एपिक ऑफ, फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ यह है इंग्लिश लिटरेचर। अब यह किसके ऊपर आधारित है? इसका हीरो कौन है? बियोल्फ है। बियोल्फ के बारे में आप वन लाइनर फैक्ट्स बना लें कि बियोल्फ इज रिगार्डेड द फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बियोल्फ वॉज कंपोज बाई अनएनोनिमस पोएट्स, वहीं देते हैं 7 से 9 के लगभग, कहीं 12 के लगभग कवि थे। बियोल्फ इज कंपोज इन ओल्ड इंग्लिश। द स्टोरी ऑफ बियोल्फ इज रिलेटेड टू। अब बियोल्फ को देखें, बियोल्फ को क्या लिखा गया है? यह प्राइमरी एपिक है। देखिए, जब एक प्रश्न आप पढ़ा करिए तो उसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न और पढ़ लिया करिए। यह प्राइमरी एपिक है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी एपिक भी होता होगा, इसका मतलब है मॉक एपिक भी होता है, इसका मतलब तो एपिक, आगे एक वीडियो बनेगा एपिक पे। तो एपिक इज मेनली एपिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। पहला क्या होता है? प्राइमरी एपिक, दूसरा क्या है? सेकेंडरी एपिक, और तीसरा क्या है? मॉक एपिक होता है। यह प्राइमरी एपिक है। और बियोल्फ में हाउ मेनी बैटल्स आर फॉट इन बियोल्फ? बियोल्फ में कितने युद्ध लड़े जाते हैं? बियोल्फ में टोटल 3 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला जो होता है ऑन द लैंड होता है, बिटवीन बियोल्फ एंड द ग्रैंडल द जियांट। पहला किसके बीच होता है? अब आप वन लाइनर ऐसे डिटेल बनाएं कि जो पहला युद्ध होता है वह किसके बीच होता है? जो हीरो है बियोल्फ और जो शैतान है जियांट, जिसका नाम ग्रैंडल है। दूसरा जो युद्ध होता है वह कहाँ होता है? इन द सी, समुद्र के अंदर होता है। इसमें ट्राई पार्टी हैं, बियोल्फ हैं, उनकी मदर मेरेवीफ हैं, और ग्रैंडल जो शैतान है। तीसरा जो युद्ध होता है वह लैंड होता है, डेनमार्क में होता है। वह किसके बीच होता है? बियोल्फ और जो फायर ड्रैगन है। तो ले दे करके कहने का मतलब है कि बियोल्फ से भी प्रश्न आते हैं। हु वाज द किंग बीइंग टॉर्मेंटेड? कौन राजा था जो कि परेशान हो रहा था? तो किंग होगार्थ है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? वेल्थ। दूसरा देखें, बियोल्फ जब आया तो अपने साथ कितने साथियों को लेके आए थे? बहुत महत्वपूर्ण है, वह 14 चोजन सोल्जर्स, 14 साथियों को लेकर के आए थे। क्यों ग्रैंडल नाराज हुआ? ड्यू टू ह्यूराट। यही परीक्षा में आया है, HEOROT। ये क्या था? एंटरटेनमेंट कासल ऑफ द किंग। यह क्या था? एंटरटेनमेंट कासल ऑफ द किंग था। राजा का यूँ कहें यह मनोरंजन गृह था जो बनवाया गया था। तो कहने का मतलब है कि जब हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर पढ़ें तो थोड़ा सा ब्रॉड में जाएं। हमारा इतना ही तात्पर्य है कि यहाँ से भी प्रश्न आया करते हैं और मोस्टली बच्चे यहाँ नहीं फोकस करते हैं। 1-2 प्रश्न यहाँ से आकर के आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर देते हैं। बियोल्फ के बाद देखें, द सेकेंड रिमार्केबल पोएटिक वर्क्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड इज रिगार्डेड विडसिथ। बियोल्फ के बाद देखते हैं तो जो दूसरा महत्वपूर्ण क्रिएशन है इस पीरियड का, उसे क्या कहा जाता है? उसे विडसिथ कहा जाता है, WIDSITH।
अब विकसित को देखें तो आर्चेइक वर्ड, आर्चेइक इंग्लिश वर्ड है, माने पुराना है, जिसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग गोयर होता है, फॉर वांडरर होता है, या कुल मिला के आप कह सकते हैं इसको घुमंतु। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विकसित को ट्रेवलर सॉन्ग भी कहा जाता है, अ जर्नी पोएम कहा जाता है, अ जर्नी पोएम कहा जाता है। यह जो कवि है वह विभिन्न देशों की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ जर्नी करता है, टूर करता है, और अंत में एक कंपैरेटिव स्टडी करता है, लिखता है। तो उसे क्या कहा गया, चाहे आप इसको ट्रेवलर सॉन्ग कह लें, चाहे लॉन्ग गोयर कह लें। हमारा तात्पर्य इतना ही है कि अब आप विकसित से भी प्रश्न बनाइए। प्रश्न जब बनाया करिए तो कम से कम 3-4 चीज़ें देखा करिए कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ द टाइटल। यहाँ जो टाइटल दी गई है इससे तात्पर्य क्या होता है, यहाँ जो टाइटल है उसकी मीनिंग क्या है, उसकी तात्पर्य क्या है। उसके बाद देखें कि व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर, या व्हाट इज द जिस्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, विषय वस्तु क्या है। अगर कुछ और रिमार्केबल, हाउ मेनी लाइन्स आर कंसिस्टेड, कितनी लाइन्स दी गई हैं, 143 की 150, क्योंकि कई बार लाइन्स को ही पूछ लेता है। तो हमसे ये भी परीक्षा के लिए, देखिए एग्जाम है, बी रेडी फ्रॉम एवरी एंगल, हर एक दृष्टिकोण से हमको क्या है, रेडी रहने की ज़रूरत होती है। तो अब हम विकसित को पढ़ लिए, आगे चलते हैं। तो डिवोर्स, यहाँ पे क्या है डिवोर्स। अब जब विकसित को पढ़े तो जब आप विकसित को पढ़ते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द पोएट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में देखें जो पोएट्स हैं वह 3 कैटेगरी में बटे हैं। ये जो पोएट्स हैं ग्लीमैन हैं, ग्लीमैन के बाद मिन्स्टेल हैं, स्कूप माने बार्ड हैं। पोएट्स को देख लें कि ये 3 कैटेगरी क्या क्या है, कौन क्या लिखते हैं। ग्लीमैन जो स्पॉट टाइम ऑफ पोएट्स होते हैं, इंस्टेंट पोएटिक कंपोजिशन कर देते हैं। मिन्स्टेल ट्रेडिशनल, और जो बार्ड है यह क्या है, यह चाहे बार्ड कहें चाहे स्कूप, यह तो प्रोफेशनल सिंगर है। नेक्स्ट आते हैं हम डिवोर्स लैमेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण कविता है, इसको भी आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण यह कविता क्यों है, महत्वपूर्ण यह कविता इसलिए है कि इस समय इंग्लिश लिटरेचर में अभी जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि सर थॉमस वाइट, सर थॉमस वाइट, THOMASWYAT, सर थॉमस वाइट अवार्ड। अब यह इंग्लैंड में क्या क्या ले आए, ऐसे देख लें, LYRIC, लिरिक ले आए। यह क्या ले आए, यह सोनेट ले आए। यह क्या ले आए, रोम से ब्लैंक वर्स ले आए, ब्लैंक वर्स ले आए। टर्जा रीमा, TERZARIMA, ओट्टावा रीमा, OTTAVARIMA कहा जाता है। यह इतनी चीज़ें ले आए सर थॉमस वाइट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, क्योंकि हेनरी 8वें के यह कोर्टियर थे, डिप्लोमेटिक मैसेंजर थे, एम्बेसडर थे, पोएट थे, तो इतनी चीज़ें ले आए। और डिवोर्स लैमेंट क्या है, द फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ लिरिक और इलेजिक लिरिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में अगर आपसे पूछा जाए, अंग्रेजी साहित्य में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कविता लिरिक का पहला उदाहरण है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा डिवोर्स लैमेंट। यह क्या है, इलेजिक फॉर्म में लिखी गई है। अब देखें कि हु इज डिवोर्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोएम इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम अंग्रेजी साहित्य को पढ़ते हैं तो उस अंग्रेजी साहित्य में इस कविता का महत्व क्या है, उस अंग्रेजी साहित्य में इस कविता का महत्व क्या है। तो इस कविता का महत्व, इसे क्या कहा जाता है, द फर्स्ट पर्सनल एलजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं इसको, इसको पहला क्या कहा जाता है, पर्सनल एलजी, PERSONAL, लिरिकल LYRICL, यह क्या है, पर्सनल लिरिकल एलजी है। दूसरा देखें, यह कविता जो है फर्स्ट कन्फेशनल पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। यह क्या है, फर्स्ट कन्फेशनल पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। कवि खुद स्वीकार करता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड माई फेलियर, मैं क्यों निकाल दिया गया, अपनी असफलता के पीछे मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ, अपनी असफलता के पीछे मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। तो एक पर्सनल हो गया, दूसरा कन्फेशनल, तीसरा एक बहुत बड़ी बात और है, द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंपोज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यह अंग्रेजी साहित्य की प्रथम कविता है, ध्यान दीजिएगा,
यह अंग्रेजी साहित्य की प्रथम कविता है जो बेरोजगारी पे लिखी है, जो बेरोजगारी पे लिखी गई है। तो कहने का मतलब है जब हम किसी भी कविता को पढ़ें तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हर हालत में उनको हम नोट डाउन करते चलें। अब ऐसे ही जितनी भी महत्वपूर्ण कविता हैं आगे के क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, सी फरर आती है, बहुत अच्छी कविता है, कंपोज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ नेविगेशन ऑन द 2 फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो सी फरर है आगे आप देखेंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, नौकायन कहते हैं, वह किस पे लिखी गई है, ऑन द 2 फेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ लिखी गई है। या ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सेलर, जो सेलर होते हैं, जो नाविक होते हैं, हाउ दे फेल द हार्डशिप्स इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, वो अपने ज़िंदगी की यात्रा के दौरान कैसी कैसी मुसीबत, कैसी कैसी समस्याओं को भोगते हैं, इनको पढ़ लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक प्रॉब्लम पे सेंटर्ड है वाइफ्स कंप्लेंट, आप उसको पढ़ लीजिए। वाइफ्स कंप्लेंट है, उसको पढ़ लीजिए। वाइफ्स कंप्लेंट के बाद द हस्बैंड्स मैसेज, यह भी महत्वपूर्ण कविता है। आप इसमें भी 2-2, 4-4 लाइन लिख लें, कई बार इनसे प्रश्न आए हुए, आप देख लीजिएगा, पुराने पेपर को देखेंगे तो विरसित हो गया, डिवोर्स लेमेंट हो गया, इन सब पे प्रश्न क्या है, डिवोर्स लेमेंट हो गया, इन सब पे ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं। फिर इसके बाद वह कविता है जो कंपोज ऑन द बैटल है, उन पे लिखी गई है। अब उनके सिवा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर दूसरी चीज़ जो हमको पढ़ना पड़ेगा, यह तो आपका क्या था, यह आपका लिटरेचर का पोएटिक फॉर्म, अभी जो डिस्कशन हो रहा था वह क्या था, लिटरेचर का पोएटिक फॉर्म था। अब आगे हम पढ़ेंगे पोएट्स ऑफ द डार्क एज, द पोएट्स ऑफ द POE, पोएट्स ऑफ द डार्क एज, DARKAGE। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, द पोएट्स ऑफ द डार्क एज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, द पोएट्स ऑफ द डार्क एज। अब इनको हम देखें, मैंने क्यों कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप इनको देख लीजिए, क्योंकि अगला जो डिस्कशन होगा वह किस पे होगा, इन्हीं पे होगा। जो हेडिंग है वह क्या है, द पोएट्स ऑफ द डार्क एज। अब इनमें हम किसको पढ़ेंगे, अर्लीस्ट नोन पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहा जाता है, एल्डहम को कहा जाता है। एल्डहम से अगर न भी प्रश्न आए तो हर हालत में वेनरेबल बेडे से प्रश्न आता है, वेनरेबल बेडे से प्रश्न आता है। बेडे के बाद अगर देखें तो बेडे को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। तो बेडे के बाद अगर देखें तो जो रिमार्केबल पोएट्स हैं वह कौन है, कैडमन है, सीने वुल्फ है, इनसे भी प्रश्न आया करता है। कैडमन इज रिगार्डेड द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही होता है कि जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा अपने स्टडी का दायरा इलाज कर दें तो चयन माय डियर ब्रदर आसान हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में बहुत लेबर आपको नहीं करना है, दे रिक्वायर ओनली वंस। आपके पार्ट से यह केवल एक बार ही अध्ययन को चाहते हैं। अगर इन सब चीज़ों को जो बैकग्राउंड में आती हैं, इन सब चीज़ों को आप एक बार ही डिटेल स्टडी कर लीजिए तो एज आई गेस दे विल नेवर फॉरगेट, आपसे कभी वो भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वह क्या होगा, द पोएट्स ऑफ द डार्क एज। आप इनको पढ़िएगा, इनके हिसाब से जैसे बताया गया नोट्स बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में डिस्कशन होगा अबाउट द रिमार्केबल पोएट्स ऑफ द डार्क एज। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस डे।